हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्क्स वंडर में। आज हम बात करेंगे राजभाषा इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर के बारे में। यह हमारा इस सीरीज का 5वां क्लास है। इससे पहले और भी 4 क्लास जो है इससे रिलेटेड हो चुकी है। हमारा यह सीरीज उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वो ग्रुप सी से ग्रुप बी का हो या ग्रुप सी से ग्रुप सी का। जो डिफरेंट टाइप का पोस्ट और वैकेंसीज रेलवे के अंदर आती है, उन सब में ये सब क्वेश्चन जो यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये क्लास। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और अगर आपका वीडियो ये पसंद आया हो तो चैनल को कीजिए लाइक। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ अ रेलवे एम्प्लॉय वर्किंग इन केरला वांट्स टू रिकॉर्ड अ नोट ऑन फाइल इन हिंदी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है रेलवे रेलवे में काम करता है और जो केरला में काम कर रहा हो, कहाँ पे काम कर रहा है, केरला स्टेट में काम कर रहा है, तो उस केस में अगर वो कोई नोट फाइल में हिंदी में देना चाहता है तो क्या वो ऐसा कर सकता है? तो इसका सही आंसर है हाँ, वो ऐसा कर सकता है। अभी जो केरला है वो क्या आता है, गौ श्रेणी में आता है। हम लोग को पता है कि जो हिंदी के द्वारा जो भारतीय क्षेत्र को बांटा गया वो 3 क्षेत्र में बांटा गया है, क्षेत्र क, ख और गौ। तो उसमें जो केरला वो गौ में आता है। इस केस में अगर कोई एम्प्लॉय, रेलवे एम्प्लॉय जो केरला में काम कर रहा है, वो अगर कोई नोट हिंदी में देना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी राजभाषा से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। तो क्वेश्चन पूछा गया है, नगर राजभाषा जो कार्यान्वयन समिति रहती है उसकी बैठक कितने दिन में होती है? तो उसकी बैठक वंस इन अ 6 मंथ होती है। उसकी बैठक कितने दिनों में होती है? वंस इन ए 6 मंथ होती है। रेलवे में जो होती है लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज मीटिंग जो होती है वो कितने दिन में होती है? 3 महीने में एक बार होता है। 3 महीने में एक बार। और यहाँ पे चूंकि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पूछा गया है, ऑफिशियल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन मीटिंग इन टाउन पूछा गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वंस इन अ 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी ऑन टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो क्या करता है, टेक्निकल सब्जेक्ट पे बुक लिखता है इन हिंदी में, तो उसके कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल पुरस्कार। लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल पुरस्कार, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल पुरस्कार। क्वेश्चन एक बार फिर से हिंदी में रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे के तकनीकी विषय पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का क्या नाम है? अगर कोई व्यक्ति रेलवे में जो तकनीकी विषय हैं उसमें हिंदी में वो पुस्तक लिखता है तो उसके लिए उसे लाल बहादुर शास्त्री टेक्निकल पुरस्कार दिया जाता है। कल हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे थे कि अगर कोई व्यक्ति साहित्य और कहानी लेखन में अच्छी कृति लिखता है तो उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कल हमने अपने वीडियो में ये इसका आंसर बताया था। आप इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहानी या उपन्यास लिखता है तो उसे कौन सा पुरस्कार, रेलवे उसे कौन सा पुरस्कार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दो इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सम स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें पूछा गया है कि वैसा कौन सा लैंग्वेज है जो भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, हालांकि क्या है कि वो भारत के कुछ राज्यों की आधिकारिक भाषा है। तो इस केस में क्या है, इंग्लिश जो है वो 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है, 8वीं अनुसूची में इंक्लूडेड नहीं है। अभी तक टोटल 22 भाषाएं हैं जो भारत की 8वीं अनुसूची में इंक्लूडेड हैं, अनुसूचित हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सी विदेशी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में इंक्लूडेड है, 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। इसका हमने कल अपने वीडियो में पढ़ाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द मेन लैंग्वेज यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया अप टू ईयर 1965। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 1965 तक भारत संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त मुख्य भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है इंग्लिश। 1965 तक जो यूनियन ऑफ इंडिया की जो भाषा थी, वो लैंग्वेज थी मेन लैंग्वेज जो थी वो कौन थी? वो इंग्लिश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमिटी विच वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि राजभाषा की सिफारिश पर गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है गोविंद बल्लभ पंत। सही आंसर क्या है? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो राजभाषा की सिफारिश पर गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। राजभाषा की सिफारिश पर गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमिटी रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन प्रोपागेशन ऑफ हिंदी इन एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन कहने का मतलब है वो कौन सी समिति है किसी मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार प्रसार में हुई प्रगति की समीक्षा करती है। मतलब हर एक ऑफिस में क्या होना चाहिए? एक हिंदी कमेटी होना चाहिए और हिंदी के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया जाना चाहिए। तो उसका जो देख रेख करती है कि हिंदी का प्रचार प्रसार सही रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उस केस में उस एक समिति उसका समीक्षा करती है। और ये कौन सी समिति है? हिंदी सलाहकार समिति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी सलाहकार समिति। हिंदी सलाहकार समिति किसी भी मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार प्रसार में हुई प्रगति की समीक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 आर नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 कौन से स्टेट में लागू नहीं होता? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु किस श्रेणी में आता है? तो ये गौ श्रेणी में आता है। तमिलनाडु किस श्रेणी में आता है? ये गौ श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से। इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन का पहला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ एलएपी ऑन एवरेज पे दैट कैन बी इनकैस्ड बाय द रेलवे एम्प्लॉय ड्यूरिंग इंटायर सर्विस शैल नॉट एक्सीड। अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई रेलवे कर्मचारी जो है अपने पूरे सर्विस में कितनी बार एलएपी का इनकेसमेंट करा सकता है, कितने दिनों के लिए? तो इसका सही आंसर है 60 दिनों के लिए करा सकता है। अब इससे ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितनी बार करा सकता है? तो मैक्सिमम 6 बार करा सकता है। अगर एलएपी का इन्वेस्टमेंट कितनी बार करा सकता है? मैक्सिमम 6 बार करा सकता है। कितने दिनों के लिए करा सकता है? 60 दिनों का करा सकता है पूरे सर्विस पीरियड में। और अगर कोई रेलवे कर्मचारी एक बार जो है एलएपी का इन्वेस्टमेंट करा लेता है तो दूसरी बार 2 साल बाद कराना पड़ेगा। 2 साल बाद ही दूसरी बार एलएपी का इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप बी रेलवे ऑफिसर कैन एक्सेप्ट अ गिफ्ट ऑफ वैल्यू अप टू डैश ऑन ओकेजन ऑफ रिलीजियस फंक्शन फ्रॉम हिज नियर रिलेटिव्स हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग विथ हिम विदाउट रिपोर्टिंग दिस टू द गवर्नमेंट। अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ग्रुप बी रेलवे अधिकारी अपने करीबी से धार्मिक समारोह के अवसर पर डैश तक का मूल्य या उपहार स्वीकार कर सकता है जिनके साथ उनका कोई आधिकारिक लेन देन नहीं है, जिसको वो सरकार की अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। मतलब अभी क्या है कि बहुत सारे रिलेटिव हैं जो रेलवे में ऐसे ग्रुप ऑफिसर जो हैं जिनके रिलेटिव उनको कोई उपहार देना चाहते हैं किसी रिलीजन या ओकेजन में, तो उस केस में उसको अगर 15,000 तक का उपहार देते हैं तो उसे रेलवे को बताने की जरूरत नहीं है। अगर इन केस 15,000 से ज़्यादा होता है तो इसकी सूचना उसे रेलवे को देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेंट रेट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस HRA पेबल टू अ रेलवे एम्प्लॉय रिसाइडिंग इन वाई क्लास सिटी इज डैश ऑफ द बेसिक पे। अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि वैसे रेलवे कर्मचारी जो वाई श्रेणी में आते हैं, टोटल कितनी श्रेणी है? एक्स वाई और जेड श्रेणी है। कितनी श्रेणी है टोटल? एक्स वाई और जेड क्लास में। मतलब रेलवे के द्वारा जो प्लेसेस हैं उनको 3 श्रेणी में, या जो सिटी हैं उनको 3 श्रेणी में बांटा गया है, एक्स वाई और जेड।
तो जो वाई क्लास में रहते हैं उनको कितना हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, एचआरए कितना मिलता है? तो जो वाई क्लास की श्रेणी में रहते हैं उसको 18% मिलता है, बेसिक का 18% मिलता है। कितना मिलता है बेसिक का? 18%। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जेड और एक्स कैटेगरी के लिए एचआरए कितना कितना है। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि जेड कैटेगरी के लिए और एक्स कैटेगरी की जो सिटी है उसके लिए जो एचआरए अलावेंस कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द डिविजनल लेवल द डिविजनल ऑफिसर शुड मीट द ब्रांचेस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एट लीस्ट वंस इन अ डैश। अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि हम लोग देखते हैं कि रेलवे में दो तरह के जो कॉमनली दो तरह के यूनियन है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, कॉमनली दो तरह के यूनियन हम लोग जनरली देखते हैं। एक तो मजदूर हो गया और एक एम्प्लॉय यूनियन हुआ। तो डिविजनल लेवल पर क्या होता है, यूनियन के साथ मीटिंग करनी होती है और ये मीटिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 2 महीने में एक बार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 मंथ हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि संभागीय स्तर पर प्रमंडलीय पदाधिकारियों को मान्यता प्राप्त संघों की शाखाओं से कम एक बार अवश्य मिलना चाहिए। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? तो उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 2 मंथ। 2 मंथ में एक बार यूनियन के साथ मीटिंग होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम टाइम फॉर अपीलिंग अगेंस्ट एनी पेनल्टी imposed ऑन अ रेलवे एम्प्लॉय इज नॉर्मली डैश फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेनल्टी ऑर्डर इज डिलीवर्ड टू द एम्प्लॉय। अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रेलवे कर्मचारी पर लगाई गई किसी भी तरह की अपील करने के लिए अधिकतम सीमा जो है वो कर्मचारी को कितने दिनों के अंदर करना पड़ेगा उसको, अगर किसी पेनल्टी के अगेंस्ट में अगर उसको जो अगर किसी कर्मचारी को क्या है रेलवे पेनल्टी इम्पोज हुआ है तो उसके अगेंस्ट में अगर उसको अपील करना है तो उसको 45 दिनों के अंदर अंदर करना पड़ेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 दिनों के अंदर। मान लीजिए किसी रेलवे एम्प्लॉय को कोई पेनल्टी इम्पोज होता है तो उसको 15 दिनों के अंदर उसके अगेंस्ट में वो अपील, 45 दिनों के अंदर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 दिनों के अंदर वो क्या कर सकता है? इसके अगेंस्ट में अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर अप टू विच हाईएस्ट ग्रेड आर इशूड ब्रॉन्ज पास एज ड्यूटी पास। तो ब्रॉन्ज पास लेने के लिए जो हाईएस्ट ऑफिसर है किस ग्रेड का होना चाहिए? सिलेक्शन ग्रेड तक के ऑफिसर को ब्रॉन्ज पास मिलता है। सिलेक्शन ग्रेड तक के ऑफिसर को, एसजी ग्रेड तक के ऑफिसर को ब्रॉन्ज पास दिया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सिलेक्शन ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेलवे एम्प्लॉय इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ ही इज डिटेन्ड इन पुलिस कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग डैश। तो ये क्वेश्चन बहुत बार हमने अपनी क्लास में रिपीट किया है कि अगर कोई भी रेलवे कर्मचारी पुलिस कस्टडी में 48 घंटों से ज़्यादा रहता है तो उस केस में उसे खुद ब खुद सस्पेंड समझा जाएगा। उस केस में उसे क्या करना पड़ेगा? खुद भी खुद सस्पेंशन में समझा जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 48 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंटिंग द प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन अ मेजर पेनल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन केस। तो यहाँ पे एक लिखा है कि कौन अपॉइंट करता है किसको? डिसिप्लिनरी एक्शन पे जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो उसका सही आंसर है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। सही आंसर क्या हो जाएगा? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। एक बार क्वेश्चन हम आपको फिर से समझाते हैं कि अगर किसी रेलवे कर्मचारी को जिसको मेजर पेनल्टी दी गई है तो उस केस में उसके अगेंस्ट में एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट करना होता है। उस केस में क्या करना पड़ता है? एक ऑफिसर को क्या करना पड़ता है? प्रेजेंटिंग ऑफिसर के रूप में अपॉइंट करना पड़ता है। तो उसका जो अथॉरिटी है उसकी किसके पास है? तो उसके डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है उसके पास प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने की अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी रिक्वेस्ट रिसीव्ड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ डैश ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। अब ये क्वेश्चन हमारा आरटीआई से रिलेटेड है। आरटीआई कब इशू लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अभी इसके तहत पूछा बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त किसी अनुरोध को जो है उसको कितने दिनों के अंदर निपटाया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 30 दिनों के अंदर निपटाया जाना चाहिए। इसका सही आंसर क्या है? 30 दिनों के अंदर
निपटाया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा ये अच्छा लग रहा हो तो आप हमें सपोर्ट करें, अपना लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो शेयर करें ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके तक अधिक से अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाते रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट APAR। क्या है APAR? अपार बोलते हैं जिसको हम लोग। अभी हम लोग सबको ये लोग अपना अपना APR भरे हैं। उसका फुल फॉर्म होता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट ऑफ ऑल ग्रुप सी रेलवे एम्प्लॉय शुड बी परजेंटली बी डेल्ट ऑन विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो अभी जितने भी ग्रुप सी एम्प्लॉय हैं, रेलवे एम्प्लॉय है, सबका जो है HRMS के थ्रू अपार भरा जा रहा है। किसके थ्रू भरा जा रहा है? HRMS के थ्रू भरा जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल नॉर्मली द सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप बी पोस्ट शुड बी हेल्ड डैश। क्वेश्चन पूछा गया है कि रेलवे में जो भी ग्रुप बी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट होता है उसका अपॉइंटमेंट करने का जो ड्यूरेशन वो कितने साल में होता है? 1 इन 2 ईयर, 2 साल में एक बार अपॉइंटमेंट होता है। एज पर किसके? एज पर इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल के। एज पर इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रुप बी ऑफ पोस्ट शुड बी हेल्ड इन 1 इन 2 ईयर, 2 साल में एक बार होना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ रेलवे एम्प्लॉय हैज यूज्ड ऑल प्रिविलेज पास ड्यू टू इन दिस दैट कैलेंडर ईयर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस ही कैन बी इशू वन मोर प्रिविलेज पास ड्यूरिंग द सेम कैलेंडर ईयर। अब एक बार हिंदी में समझा देते हैं क्वेश्चन आपको कि यदि एक रेलवे कर्मचारी जो है अब उस कैलेंडर ईयर वर्ष में दे सभी विशेषाधिकार पासों का उपयोग किया है तो निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उसे उसी कैलेंडर वर्ष के दौरान एक और विशेषाधिकार पास दिया जा सकता है। अब मैं क्वेश्चन को आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए आपने इस साल इस कैलेंडर ईयर में, अब कैलेंडर ईयर कितना होता है? तो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। मान लीजिए आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आपको जितना भी सेट पास इशू होता है एक साल में, अगर 3 पास इशू होता है तो आपने क्या किया? तीनों पाँच पास जो है खर्च कर दिया। तो उस केस में आपको नेक्स्ट पास किस कंडीशन पे इशू होगा, क्या शर्त है उसके लिए? तो उसका सही आंसर है इट कैन बी इशूड फॉर जर्नी कमेंसिंग इन नेक्स्ट ईयर। तो उस केस में क्या होगा? अगर आप नेक्स्ट ईयर में जर्नी करते हैं, नेक्स्ट ईयर में जर्नी कर रहे हैं तो उस केस में आपको पास इशू हो सकता है। इसका सही आंसर होगा इट कैन बी इशूड फॉर जर्नी कमेंसिंग इन नेक्स्ट ईयर। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रेम? प्रेम का फुल फॉर्म क्या है? तो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। प्रेम का फुल फॉर्म क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। अब प्रेम का जो है कितने लेयर का इसका फॉर्मेशन किया जाता है? तो एक तो रेलवे बोर्ड लेवल पे होता है, जोनल लेवल पे होता है और डिविजनल या वर्कशॉप लेवल पर होता है। इसका 3 लेवल है। हमने अपने पिछले वीडियो में प्रेम के बारे में बताया था कि इसके कौन कौन से लेवल्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओवर एज ट्रैक इन जनरली चार्ज टू विच फंड। अब ये हमारा क्वेश्चन जो है फाइनेंशियल से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर ट्रैक रिन्यूअल का जो है काम है तो उसको कौन से फंड के अंदर चार्ज किया जाता है? तो उसको डिप्रेशिएशन रिजर्व फंड के अंदर चार्ज किया जाता है। ट्रैक रिन्यूअल को डिप्रेशिएशन रिजर्व फंड के अंदर चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज इज चार्ज टू डिमांड नंबर डैश ऑफ ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंस। अभी क्या है कि ब्रिज का मेंटेनेंस कराना है तो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा वो डिमांड नंबर 4 के आएगा। ब्रिज का जो मेंटेनेंस काम कराना है वो किसके अंडर आएगा? डिमांड नंबर 4 के अंडर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट इज पॉसिबल फॉर फाइनलाइजिंग। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनलाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट रिलीज्ड टू द सेल ऑफ पीवे स्क्रैप। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पीवे स्क्रैप होता है उसके डिस्पोजल के लिए कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल? तो स्टोर डिपार्टमेंट है।
स्टोर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके स्क्रैप को वो कॉन्ट्रैक्ट देके उसका डिस्पोजल कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्लाई ऑफ ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ एन ऑफिसर इन द ऑफ एन ऑफिस इन द डिवीजन विल बी सेंट बाय द कंसर्न्ड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दैट ऑफिस टू द। अभी क्या है, ऑडिट रिपोर्ट किसको भेजना पड़ता है? मान लीजिए सीनियर डीएनसी जो है ऑफिस इंचार्ज है, तो उस केस में वो अपने ऑफिस का जो ऑडिट रिपोर्ट है वो किसको भेजेंगे? वो अकाउंट्स ऑफिसर को भेजेंगे। ऑडिट रिपोर्ट किसको भेजेंगे? ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट अकाउंट्स ऑफिसर को भेजेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम वेंडर ऑन अकाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई टू आइटम इज अकाउंटेड अंडर विच सब मेजर हेड ऑफ रेलवे अर्निंग्स। अभी क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए रेलवे प्लेटफॉर्म में क्या है, वेंडर्स ने अपना इंस्टॉल लगाया है। अभी क्या है, उसको पानी का सप्लाई दिया जाता है। तो पानी का सप्लाई जो दिया जाता है उसके अगेंस्ट में क्या किया जाता है? उससे चार्ज लिया जाता है। तो वो चार्ज है वो रेलवे की किस अर्निंग में ऐड होता है? तो इसका सही आंसर है एब्स्ट्रैक्ट जेड। एब्स्ट्रैक्ट जेड में होता है। सर्टनी अदर अर्निंग्स किस में होता है? एब्स्ट्रैक्ट जेड में ऐड होता है। ये अर्निंग किस में ऐड होगा? एब्स्ट्रैक्ट जेड में ऐड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट मनी ऑब्लिक बिड सिक्योरिटी इज डिपोजिटेड डैश। तो अर्नेस्ट मनी जो होता है या फिर बिड सिक्योरिटी जो होता है वो कब डिपॉजिट किया जाता है? वाइल सबमिटिंग टेंडर। जब हम टेंडर सबमिट करते हैं उस समय क्या होता है? अर्नेस्ट मनी या फिर बिड सिक्योरिटी डिपोज करना होता है। ये जनरली कितना? 5% होता है। अर्नेस्ट मनी कितना होता है? 5% होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एनी असेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डैश। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी एसेट का क्या होता है? रिडक्शन होता है किसी पीरियड, ओवर अ पीरियड मतलब किसी लंबे समय तक अगर हम किसी चीज़ का यूज करते हैं तो क्या होता है? उसका रिडक्शन होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको डिप्रिशिएशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस डिप्रिशिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश इज अ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू बी गिवन फॉर परचेज ऑफ एन आइटम व्हेन नो अदर मेक और ब्रांड इज सुटेबल। अभी क्या है कि हम लोग मान लीजिए कोई मटेरियल मंगवाते हैं या परचेज करते हैं, तो उस केस में हमको किसी और मेक या ब्रांड का जरूरत नहीं है। हमको किसी स्पेसिफिक ब्रांड का ही जरूरत है। तो उस केस में हम लोग कौन सा सर्टिफिकेट इशू करते हैं? उस सर्टिफिकेट का नाम है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। उस सही आंसर क्या होगा? प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। मान लीजिए हम कोई एक ऐसा वस्तु या फिर ऐसा आइटम परचेज करते हैं जो हमें किसी फिक्स्ड ब्रांड या सुटेबल मेक का ही चाहिए, तो उस केस में हम लोग कौन सा सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है? प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स। नहीं, इसको स्किप करते हैं, ये रॉन्ग रॉन्ग क्वेश्चन है। अभी अब ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट आज देख लेंगे। पिछले वाले को क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर नेसेसरी रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का अप्रूवल को कौन सा चाहिए? जो वोटेड एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल का जरूरत होता है। जो भी वोटेड एक्सपेंडिचर होते हैं उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी यूनिट पीयू ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। तो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट के लिए कौन से प्राइमरी यूनिट का यूज होता है? तो प्राइमरी यूनिट 32। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट के लिए कौन सा प्राइमरी यूनिट का यूज होता है? प्राइमरी यूनिट 32 का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल फाइनेंशियल रूल आर फ्रेम्ड बाय। तो जनरल फाइनेंशियल रूल किसके द्वारा बनाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाया गया है। जनरल फाइनेंस रूल किसके द्वारा बनाया गया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाया गया, वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया गया। जनरल फाइनेंस रूल जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन रेलवे ऑल द एक्टिविटीज आफ्टर अवार्ड ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट आर डेल्ट ऑन डैश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय रेल में
वर्क कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद सभी गतिविधियों को डैश ऑनलाइन पोर्टल द्वारा निपटाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय रेलवे में वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो दे दिया जाता है उसके बाद सभी गतिविधि को कहाँ से निपटाया जाता है, तो इसका सही आंसर है IRWCMS। इसका सही आंसर है IRWCMS। यहीं पे सारी गतिविधियों का निपटारा किया जाता है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करा पाएँ। थैंक यू।